हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ एकता राठौर क्लासेस में। और आज शुरू करेंगे एक नया चैप्टर विच इज आवर चैप्टर 5th ऑफ क्लास 9th, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले समझेंगे कि फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं, राइट। तो फंडामेंटल यूनिट से हम ये समझ सकते हैं जहां से भी किसी भी चीज की शुरुआत होती है, यानी जहां से किसी भी चीज की बिगनिंग होती है, राइट। अगर हम बोलें कि किसी बिल्डिंग की बिगनिंग कहाँ से होगी, बिल्डिंग की बिगनिंग होगी ब्रिक से, राइट। तो ब्रिक बिल्डिंग के केस में क्या हो जाएगा, फंडामेंटल यूनिट किसका, बिल्डिंग का, राइट। वैसे ही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होगी, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल यूनिट यानी सबसे पहली शुरुआत किससे होगी, राइट। तो समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, यहाँ तो हमने बात की ये तो नॉन लिविंग है और इसकी शुरुआत भी नॉन लिविंग से ही होगी क्योंकि हमने शुरू की ब्रिक से। और अगर हम लिविंग की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो उनकी शुरुआत होती है सेल से। किससे शुरुआत होती है, सेल से। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ सेल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक। आगे समझते हैं कि सेल्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस तो हम यही लिख सकते हैं सेल में कि सेल जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। सेल को हम क्या कह सकते हैं कि सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक, यूनिट ऑफ लाइफ है। और हम कह सकते हैं कि जो सेल है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल से हम क्या समझते हैं, स्ट्रक्चर से हम समझते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करेगा, सेल का अरेंजमेंट, राइट। सेल की जो अरेंजमेंट है वही डिसाइड करेगा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर का दिखता है, राइट। इसीलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। और ऑल्सो हम उसे फंक्शनल यूनिट कहते हैं, क्यों, क्योंकि हर सेल हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में या हर बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शन करता है जो कि लाइफ प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम सेल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सेल जो है एज अ स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक। आगे शुरुआत करते हैं कि सेल की जो लाइफ है वो कैसी होती है। तो सबसे पहले इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए सेल्स ही तो काम में नहीं आएंगे, सेल्स का कोई ना कोई और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ही यहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है सेल से, किसी एक सिंगल सेल से शुरुआत होती है। और जब वो सिंगल सेल डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएट कैसे होगा, सेल डिवीजन से, राइट। सेल डिवीजन से क्या होगा, सेल जो है अपने ही और डॉटर सेल्स बनाएगा, राइट। और उन डॉटर सेल्स की बात करें तो जब वो इकट्ठे होंगे तो क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। सो बेसिकली टिश्यू क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल्स, ठीक। सिमिलर सेल का अगर कलेक्शन है तो टिश्यू बनाया, एक टिश्यू बनाया, राइट। अगर बहुत सारे टिश्यूज मिलेंगे तो हम क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हार्ट हुआ, स्टमक हुआ, राइट। हार्ट और स्टमक हुआ, किडनी हुआ, ये सब क्या है, हमारे ऑर्गन ही है जो अलग अलग फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं, राइट। तो बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन अगर एक ही स्ट्रक्चर में मिल रहे हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और वो ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेन्स, यानी हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स की बात नहीं है यहाँ पे, प्लांट्स भी सेल से ही बनते हैं। तो हम आगे डिस्कस करेंगे प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस है, ठीक। उससे पहले बात करेंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। यूनिसेलुलर से हम क्या समझ सकते हैं, यूनि का मतलब है वन सेल, यूनि का मतलब है वन सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल हो और वो एक ही सेल सारे जो लाइफ प्रोसेसेस है उस पूरे ऑर्गेनिज्म के वो परफॉर्म करे, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। मल्टीसेलुलर की बात करें तो जहां वन से ज्यादा यानी एक से ज्यादा सेल्स होंगे वो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक। अब बात करते हैं दूसरे कोई और पॉइंट की। यूनिसेलुलर में क्या होता है, ये सिंगल सेल ही परफॉर्म करेंगे सारी एक्टिविटीज, जो भी लाइफ की एक्टिविटीज है, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, राइट। ये सारे प्रोसेस कौन परफॉर्म करेगा, एक सिंगल सेल। ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, राइट।
मल्टी सेलुलर में सभी सेल अलग अलग परफॉर्म करेंगे। जैसे हमने देखा बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनते हैं, और सभी ऑर्गन्स क्या अलग अलग फंक्शन शो कर रहे होते हैं। लाइक स्टमक जो है वहाँ डाइजेशन हो रहा है, हार्ट जो है वो ब्लड पंप कर रहा है, ऐसे ही किडनी हमारे एक्सक्रीशन जो प्रोसेस है उसे हैंडल कर रही है, राइट। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हुई। अब बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या सेल डिफरेंशिएशन होता है, क्या सेल डिवीजन होता है? नो। तो इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि यहाँ डिवीजन होके सिर्फ ऑफस्प्रिंग बन सकते हैं, बट वो खुद डिवीजन होके ग्रो नहीं कर सकता जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। हमारी जो ग्रोथ है वो किसका रिजल्ट है? सेल डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है, राइट। हमारी ग्रोथ यानी अगर हम हाइट में बढ़ रहे हैं या वेट में बढ़ रहे हैं तो ये सब किस वजह से हो रहा है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की सेल डिफरेंशिएशन की वजह से हो रहा है, राइट। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। वही मल्टी सेलुलर की बात करें तो ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, तो ये एग्जाम्पल्स क्या हो गए? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं रॉबर्ट हुक की। ठीक, रॉबर्ट हुक कौन थे? यही वो शख्स है जिसकी वजह से आज हम ये चैप्टर पढ़ पा रहे हैं, राइट। इन्होंने ही सेल डिस्कवर किया था, इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बनता है। ठीक, तो रॉबर्ट हुक ने ये बात कब बताई? 1665 में। कब बताई? 1665 में ये बात बताई। और ये बात बताई उन्होंने किस एक्सपेरिमेंट के साथ? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कॉर्क सेल पे, राइट। कॉर्क सेल क्या हो सकता है? कॉर्क सेल बनते किससे हैं? स्टेम की बाग से, राइट। स्टेम की बाग से क्या बना है? कॉर्क क्या होते हैं? यूजुअली बॉटल्स, डेकोरेटिव बॉटल्स जो होते हैं उनके कैप बनाने में काम आते हैं। तो इन्होंने क्या किया? थिन स्लाइस लिया कॉर्क का और अपने माइक्रोस्कोप जो उन्होंने खुद डिजाइन किया था उस टाइम पे, और कोई माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, इन्होंने खुद डिजाइन किया था अपना माइक्रोस्कोप और उसके थ्रू इन्होंने क्या किया? इसके बारे में स्टडी की। इन्होंने देखा कि जो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिख रहा है ये स्ट्रक्चर उन्हें माइक्रोस्कोप में दिखा। ठीक, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा बहुत सिमिलर है किससे? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर से। ठीक, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर से सिमिलर है, और ये देख रहे हैं कि हर यूनिट जो है रिपीटेडली रिपीट हो रही है और फॉर्म कर रही है इतना बड़ा, जो भी उन्होंने कॉर्क का स्लाइस लिया था उतना बड़ा, राइट। और पूरे अगर थ्रू आउट वो कॉर्क अगर वो स्टडी करते हैं तो यही यूनिट का रिपीटेशन ही देख रहे हैं, और इसी यूनिट को उन्होंने नाम दिया सेल। तो बेसिकली सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। ठीक, सेल इन्होंने इस चीज को नाम दिया किसको? ये जो रिपीटेड यूनिट्स हैं जिसकी वजह से एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया है उसे इन्होंने नाम दिया सेल। ठीक, अब बात करते हैं आगे। कुछ और साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में और पढ़ाई की, स्टडी की, और उनमें से पहले तो हमने रॉबर्ट हुक बताया जिन्होंने 1665 में ये स्टडी की थी, राइट। और इन्होंने किस पे स्टडी की थी? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क पे, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क पे स्टडी की थी, राइट। अब बात करते हैं 1674 की। 1674 में लेeuwenhoek आए, इन्होंने खुद का अपना माइक्रोस्कोप बनाया और इन्हीं को फादर कहा जा सकता है माइक्रोस्कोप का। तो लेeuwenhoek को ही फादर कहा जाता है माइक्रोस्कोप का क्योंकि इन्हीं का माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा टाइम तक फेमस रहा था। और इन्होंने क्या स्टडी किया था? फ्री लिविंग सेल को, फ्री लिविंग सेल इन द पॉन्ड इन्होंने स्टडी किया था। इन्होंने पॉन्ड का सैंपल लिया और अपने माइक्रोस्कोप में वो स्टडी किया। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले कौन से साइंटिस्ट थे? तो आप बता सकते हैं लेeuwenhoek थे। ठीक, उसके बाद में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या स्टडी किया? न्यूक्लियस के बारे में बताया, न्यूक्लियस ऑफ द सेल के बारे में इन्होंने डिस्कवरी की। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किसने न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिस्कवर किया है तो आप आंसर देंगे रॉबर्ट ब्राउन, राइट। अब बात करते हैं अगले जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल को डिस्कवर किया, उनका नाम था पर्किंजन। ठीक, प्रोटोप्लाज्म बेसिकली फ्लूइड है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, सेल बेसिकली फिल्ड होता है एक फ्लूइड से और वो उस फ्लूइड को ही इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। तो वो साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसे? पर्किंजन, राइट। और इन्होंने ये काम कब किया? 1839 में। ठीक, बाद में एक सेल थ्योरी डिस्कवर की गई जिसका पूरा क्रेडिट जो है वो दो साइंटिस्ट को दिया जा सकता है। ठीक, वो दो साइंटिस्ट कौन है? पहले साइंटिस्ट है स्क्लेडियन और दूसरे साइंटिस्ट है स्वान।
ठीक, ये दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने सबसे पहले स्क्लेडियन की बात करी, तो इन्होंने बताया कि सारे प्लांट्स जो हैं वो सभी प्लांट्स सेल से मिलकर बने हैं। ठीक, स्क्लेडियन ने बताया प्लांट्स के बारे में, इन्होंने बताया सारे प्लांट्स जो है वो सेल से मिलकर बने हैं, और जो स्क्वान आए थे उन्होंने कहा सारे एनिमल्स जो हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनकी जो थ्योरी थी उसे सेल थ्योरी का नाम दिया, और इन दोनों थ्योरीज, इन्होंने अपनी थ्योरीज को इकट्ठा सेल थ्योरी का नाम दिया और कहा कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ व्हाट, सेल्स। सबसे पहले इन्होंने पॉइंट दिया अपनी सेल थ्योरी में, क्या, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। दूसरा इन्होंने जो पॉइंट रखा सेल थ्योरी में वो ये कि सेल को ही इन्होंने क्या नाम दिया, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने नाम दिया सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, इन्होंने ये दो पॉइंट्स दे दिए, दोनों साथ मिलके सेल थ्योरी थी। बट कुछ टाइम बाद यानी 1855 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चॉव। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि सेल कहीं ऐसे ही आए नहीं है, ये लोग अराइज हुए हैं, सेल जो है अराइज हुए हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। अगर ये सेंटेंस आपको दिया जाता है क्वेश्चन में कि किसने ये बात कही है, तो आप आंसर देंगे रुडोल्फ विर्चॉव ने। और ये कब कही है, 1855 में। इन्होंने बताया कि ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारे सेल्स कहाँ से अराइज होते हैं, खुद के ही प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि सेल बनता किससे है। तो अगर बात करें सेल के मेजर फीचर की, ठीक है, मेन फीचर्स की बात करें जो प्लांट्स और एनिमल दोनों में कॉमन होते हैं, वो 3 फीचर्स हैं, और वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्लांट्स और एनिमल दोनों के सेल में होती है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद में न्यूक्लियस की बात करें तो ये भी हमारे दोनों ही सेल में मिलता है, और फिर साइटोप्लाज्म, ये भी दोनों ही सेल में मिलता है। तो अब इनको अलग अलग से स्टडी करेंगे आगे की सेशन में। डिफरेंस देख लेते हैं, ये दोनों डायग्राम्स हैं प्लांट्स और एनिमल सेल के। पहला वाला डायग्राम है प्लांट सेल का, सो दिस इज प्लांट सेल, और दूसरे की बात करें तो ये है एनिमल सेल। ठीक, दोनों ही स्ट्रक्चर वाइज भी डिफरेंट है, बट कुछ कुछ जो आप कह सकते हो, कुछ कुछ जो सेल के अंदर क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स है, वो दोनों सेम है। जैसे कि मैंने बताया आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में है, साथ ही साथ न्यूक्लियस दोनों में है, और साइटोप्लाज्म दोनों में है। अब जो दोनों के अंदर नहीं है उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने बता रखा है कि कौन से सेल ऑर्गेनेल्स प्लांट सेल में प्रेजेंट है और कौन से एनिमल सेल में। अगर सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि प्लांट सेल में ही इसका इंपॉर्टेंस है, एनिमल सेल में इसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है। वहीं दूसरी बात करते हैं प्लास्टिड की, तो प्लास्टिड भी प्लांट सेल्स को ही जरूरत है। क्यों, क्योंकि प्लास्टिड में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। प्लास्टिड के अंदर ही अगर हम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे आगे जाके, तो हम देखेंगे क्लोरोफिल जो है, जिससे प्लांट्स जो है अपना खुद का खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, वो प्लास्टिड की वजह से ही बना पाते हैं। तो ये सिर्फ प्लांट्स में होता है और एनिमल सेल्स में नहीं होता। ठीक, सेंट्रोमर्स भी, सेंट्रोसोम्स जो है वो भी एनिमल सेल में होते हैं, क्योंकि यहाँ सेल डिविजन की बात हो रही है। ठीक, आगे डिस्कस करेंगे हम सेंट्रोसोम्स के बारे में भी, और प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं सेंट्रोसोम्स। लाइसोसोम्स की बात करें तो वो प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, वैक्यूल्स की बात करें तो प्लांट सेल में वैक्यूल का जो साइज है वो बड़ा है, लार्ज साइज है, और एनिमल सेल में बहुत ही स्मॉल साइज में वैक्यूल्स होते हैं। और प्लांट सेल में जो वैक्यूल का साइज है उसी की वजह से न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी पोजीशन लेता है। पेरिफेरी भी हम आगे पढ़ेंगे क्या है पेरिफेरी पोजीशन। और अब बात करें साइज की, तो प्लांट सेल का जो साइज है, अगर ओवरऑल साइज देखिए सारे सेल ऑर्गेनेल्स के, तो प्लांट सेल में बड़े होते हैं और एनिमल सेल में छोटे होते हैं साइज सेल ऑर्गेनेल्स की। ओके, आगे सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है, दोनों का सिर्फ नाम अलग अलग है। ठीक, तो बेसिकली हमने बात की दोनों ही प्लांट्स और एनिमल दोनों में ही मिलता है, दोनों में ही मिलती है। ठीक, प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में ही है इसका प्रेजेंस। ठीक, अब बात करते हैं ये आउटरमोस्ट कवरिंग है, किसके अंदर होगी आउटरमोस्ट कवरिंग, एनिमल सेल्स के अंदर। क्यों, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होगी, तो प्लांट सेल में तो आउटरमोस्ट कवरिंग की बात करें तो सेल वॉल होगी वो आउटरमोस्ट कवरिंग, बट एनिमल सेल में आउटरमोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन ही होगी। ठीक, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हम बात करें तो ये बाहर का जो इन्वायरमेंट है सेल का, बाहर के इन्वायरमेंट को अंदर के जो सेल का इन्वायरमेंट है उससे
अलग करती है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ बाउंड्री जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है सेल का उसे अंदर के इन्वायरमेंट से अलग करेगी। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब हम समझ सकते हैं कि ये सिर्फ कुछ ही चीज़ों को अंदर आने की परमिशन देती है और कुछ ही चीज़ों को अंदर से बाहर जाने की परमिशन देती है। बेसिकली ये गार्ड का काम करती है। गार्ड जैसे कि एंट्री के टाइम पे अलाउ करता है सिर्फ उन्हीं को जो कि नोन पर्सन है या फिर जिनके पास परमिशन है, राइट। वैसे ही सेल के अंदर भी फॉरेन पार्टिकल्स ना आ पाए उसे देखने का काम जो है वो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। इसीलिए इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहेंगे और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहेंगे। आगे और बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, गैसेस का भी एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है। ठीक, गैसेस का जैसे सभी सेल लिविंग सेल है, इसका मतलब उनको रेस्पिरेशन की जरूरत होगी। ठीक, रेस्पिरेशन का मतलब है CO2 को एग्जिट और O2 का इन। ठीक, तो CO2 को हमें बाहर निकालना होगा सेल से और ऑक्सीजन को हमें इनटेक करना है सेल के रेस्पिरेशन के लिए। और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। बेसिकली डिफ्यूजन गैसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑक्सीजन ले रही है या CO2 जो कि एक वेस्ट है, सेल का एक वेस्ट है, उसे बाहर निकाल रही है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है किसी भी सॉल्यूट का या किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन वेयर द कंसंट्रेशन इज लो। ठीक, डिफ्यूजन की बात कर ली हमने। डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जहाँ पे सब्सटेंस का मूवमेंट होगा कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ। अगर बात करें CO2 की, तो CO2 के केस में सबसे पहले सेल क्या करेगा कि अपने अंदर CO2 का अक्यूमुलेशन कर लेगा। अक्यूमुलेशन का मतलब है कि CO2 का जो अमाउंट है या CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो इनसाइड द सेल क्या है, इंक्रीज कर लेगा। ठीक, उसकी वजह से जो होगा बाहर और अंदर का जो आप बोल सकते हो प्रेशर है CO2 गैसेस का वो डिफरेंट हो जाएगा और इसी की वजह से क्या होगा, जहां CO2 कम है उसकी तरफ हायर कंसंट्रेशन से CO2 मूव करेगा, यानी इनसाइड द सेल से कहाँ जाएगा, आउटसाइड द सेल। ठीक, CO2 यहाँ से इसी प्रोसेस के थ्रू निकलेगा यानी डिफ्यूजन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ऐसे ही O2 की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन का भी बाय डिफ्यूजन ही ये ट्रेवल होगा ऑक्सीजन भी। और कैसे, जैसे बाहर की तरफ ऑक्सीजन अगर ज़्यादा है कंसंट्रेशन में तो वो अंदर की तरफ आएगा जहाँ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम है, यानी इनसाइड द सेल मूव करेगा, राइट। तो डिफ्यूजन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसेस एक्सचेंज में। ठीक, आगे बात करेंगे वाटर की। सेल के अंदर वाटर कंटेंट है, वही वाटर कंटेंट तो साइटोप्लाज्म बना रहा है, राइट। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड कंटेंट ही है सेल के अंदर। तो जो वाटर है सेल के अंदर वो भी मूव कर सकता है अंदर और बाहर सेल के। ठीक, अंदर और बाहर जो मूवमेंट होगा, जो वाटर का मूवमेंट होगा उसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस। वहां हमने गैसेस की बात की तो उसे डिफ्यूजन कहा। अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो उसे डिफ्यूजन कहा। और अगर वाटर की मूवमेंट की बात करते हैं तो उसे हमने क्या कहा, ऑस्मोसिस। ठीक, और ऑस्मोसिस भी सेम वैसे ही होगा, मतलब हायर कंसंट्रेशन जहां वाटर मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी वहां से लो कंसंट्रेशन जहां होगी वाटर मॉलिक्यूल की उस तरफ ट्रेवल करेगा। ठीक, ऑस्मोसिस के बारे में देख लेते हैं। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर from the region of high water concentration through semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane अभी मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को ही कहते हैं। To a region of low concentration, वाटर कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन की बात हो रही है, किसी भी सॉल्यूट या किसी और जो भी चीज वाटर के अंदर है उसकी बात नहीं। जहां वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा उस कंसंट्रेशन से जहां वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा वहां मूव करेगा। ठीक, उस प्रोसेस को हमने कहा ऑस्मोसिस। अब बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस की, और सॉल्यूशंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को इन सॉल्यूशन में डाल देते हैं, ओके, तो हम देख सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है या कौन सा आइसोटोनिक है या कौन सा हाइपरटोनिक है। बेसिकली हाइपोटोनिक में क्या होगा, हाइपोटोनिक में वाटर कंटेंट जो होगा सॉल्यूशन में, यहाँ जो वाटर की कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन में वो ज्यादा होगी। ठीक, वाटर की कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ज्यादा होगी। उसकी वजह से अगर हमने कोई भी प्लांट सेल या एनिमल सेल डाला ऐसे सॉल्यूशन में तो वहां क्या होगा, सेल जो होगा सो स्वेल होगा, मतलब सेल का
सेल जो होगा वो वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा और बड़ा हो जाएगा, राइट। तो सेल जो होगा वो स्वेल होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। वहीं अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ वाटर कंटेंट जो होगा सॉल्यूशन के अंदर, जो वाटर कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर की वाटर कंसंट्रेशन के बिल्कुल बराबर होगी। किसके बराबर होगी? जो सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन है उसके बराबर होगी, इसीलिए वाटर का मूवमेंट नहीं होगा और सेल की जो साइज है वो सेम रहेगी। सेल की साइज रिमेन सेम, ठीक, रिमेन सेम। वहीं अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जो वाटर का जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो कम होगा फ्रॉम, अगर हम बात करें इन कंपैरिजन टू द सेल के अंदर जो वाटर कंटेंट है उसके कंसंट्रेशन से कम होगा, और इसे कहेंगे हम हाइपोटोनिक। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सेल होगा वो श्रिंक होगा। श्रिंक मतलब सारा जो भी सेल के अंदर का वाटर है वो बाहर की तरफ मूव करेगा, इसीलिए सेल की जो साइज है वो श्रिंक हो जाएंगे, सारे जो कंटेंट है वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक। तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर का जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो। और यहाँ पे जो वाटर होगा वो ट्रेवल करेगा फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द सेल। आइसोटोनिक में अगर हम बात करें तो सेल की साइज सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन है वही सेल के अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन है उसके बराबर होगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो सेल यहाँ पे श्रिंक करेगा। श्रिंक करने का मतलब है जो बाहर का जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी और एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल, और इसीलिए जो वाटर अंदर है सेल के अंदर, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल, उससे बाहर की तरफ मूव करेगा ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक। हमने तीनों सॉल्यूशन के बारे में बात कर ली। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं और जो प्लांट सेल्स हैं, इनमें भी वाटर का जो मूवमेंट है वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू होगा, ठीक। बात करें अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। कैसे? जैसे सॉइल में जो वाटर कंटेंट है, जो वाटर कंटेंट सॉइल के अंदर है, किसी भी प्लांट की बात करें तो सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो होगी वो सॉइल के अंदर वाले वाटर के अंदर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो प्लांट्स के रूट में है, ठीक। क्योंकि रूट तो अपना पानी, जो पानी वो ऑब्जर्व करता है वो उसे ऊपर अपने प्लांट्स के ऊपर ट्रेवल करा देता है, राइट। सेम सॉइल में जो वाटर होगा उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रूट्स, और वाटर कहाँ ट्रेवल करेगा? वाटर ट्रेवल करेगा रूट्स के अंदर, राइट। और ये प्रोसेस क्या होगी? ऑस्मोसिस, ठीक। अब बात करें, कुछ सेल्स हैं जो न्यूट्रिशन भी इन्वायरमेंट से लेते हैं, ठीक। और ये प्रोसेस भी कौन परफॉर्म करता है? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सारी जो चीजें हो रही है वो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रेजेंस की वजह से हो रही है, चाहे वो ऑस्मोसिस हो या चाहे डिफ्यूजन हो, चाहे अब बात करें हम न्यूट्रिशन का ट्रेवल हो फ्रॉम द इन्वायरमेंट, बाहर की इन्वायरमेंट से अगर खाना अगर किसी भी सेल को इनटेक करना है तो वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिशन से ही करेगा, ठीक। अब बात करेंगे आगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल है और किससे बनी होती है? लिपिड्स और प्रोटीन। लिपिड्स और प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है और इससे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। अब ये लिपिड्स और प्रोटीन बनाएगा कौन, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और बस अभी इतना बताती हूँ कि स्मूथ लिपिड्स की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बनाएंगी, और प्रोटीन्स की बात करें तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड राइबोसोम्स बनाएंगे, ठीक। और ये दोनों भी कहाँ होंगे? सेल के अंदर ही होंगे। अब बात करते हैं एंडोसाइटोसिस की। एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसमें सेल मेम्ब्रेन, जो फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, वो बाहर का जो फूड है वो सेल के अंदर इनगल्फ कराने में हेल्प करती है। अब अमीबा एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, तो इसका डाइजेशन या खाना बनाना इसको खुद तो आएगा नहीं, इसलिए बाहर से जो ये फूड इनगल्फ करेगा वो किसकी वजह से कर पाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की वजह से। और जो ये फूड का इनटेक है उसे कहा हमने एंडोसाइटोसिस, ठीक है। और ये कहाँ होगा? अमीबा में। अमीबा जैसे जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें इस तरह की चीजें होंगी, और इस पूरी प्रोसेस को कहेंगे हम एंडोसाइटोसिस। अब बात करते हैं सेल वॉल की, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, राइट। सेल वॉल का बेसिक अगर बात करें तो फंक्शन यही होता है प्रोटेक्शन का। अगर प्लांट सेल्स क्या है, मूव नहीं कर पाते, और सेल वॉल जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है और स्टेशनरी उन्हें बनाती है। प्लांट्स जो स्टेशनरी है उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनकी सारी सेल में क्या होती है? सेल वॉल, जो उन्हें रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, और उसकी वजह से
वो उसी जगह पे स्टेशनरी रहता है। ठीक, अब बात करते हैं द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तभी मैंने कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर प्लांट सेल की बात करें तो वो आउटर कवरिंग नहीं है, आउटर मोस्ट लेयर नहीं है, बट एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। बट प्लांट्स के अंदर आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल वॉल है। सेल वॉल बनी किससे होती है? सेलुलोज से। सेलुलोज और कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे सेल वॉल बनी होती है, जो इसे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और प्लांट को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। राइट, बेसिक स्ट्रेंथ है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा एक स्टेशनरी जगह पे टिके रहने के लिए। ठीक, अब बात करें सेल वॉल, अगर वो प्रोसेस जो हमने देखी थी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो प्रोसेस है जिसकी वजह से सेल जो है श्रिंक हो जाता है, उस श्रिंक होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस। ठीक, प्लाज्मोलिसिस और कुछ नहीं है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर कंटेंट जो होगा सॉल्यूशन में कम होगा, कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन जो है कम होगी, इसलिए सेल के अंदर वाला जो वाटर है वो बाहर की तरफ जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। उस श्रिंक होने वाले फिनोमिना को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ओके, अब बात करते हैं it appears that only living cells and not the dead cells are able to absorb water by osmosis। सिर्फ लिविंग सेल्स में ही ऑस्मोसिस हो सकता है, डेड सेल में नहीं होता, ये यहाँ बता रखा है। ठीक, अब बात करेंगे सेल वॉल की पिरामिड। सेल वॉल पिरामिड करता है द सेल्स ऑफ द प्लांट्स, फंगाई, बैक्टीरिया टू विथस्टैंड अ वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। सो बेसिकली अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो हाइपोटोनिक में क्या होगा, जो वाटर कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन में वो ज़्यादा होगी। वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से सेल के अंदर पानी ट्रेवल करेगा, कहाँ से? बाहर के सॉल्यूशन से। राइट, बाहर से अगर बहुत ज़्यादा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो बहुत ज़्यादा पानी अंदर जाएगा और बहुत ज़्यादा पानी अगर किसी भी सेल के अंदर गया तो क्या होगा, वो फट सकता है। ठीक है, फटने वाली जो प्रोसेस है, जो बस्टिंग वाली प्रोसेस है, उससे प्रोटेक्ट करता है सभी प्लांट्स, फंगाई और बैक्टीरिया के सेल को सेल वॉल। तो बेसिक फंक्शन जो सेल वॉल का था वो यही था कि वो बाहर के जो भी सॉल्यूशन है उससे अगर ज़्यादा भी ना हो, मतलब ज़्यादा पानी भी अंदर की तरफ ट्रेवल ना करे सेल्स के अंदर और बाहर भी ज़्यादा ना जाए, श्रिंकेज भी ज़्यादा ना हो, इसे कौन प्रोटेक्ट करेगा? सेल वॉल। अब पढ़ लेते हैं, इन सच मीडिया द सेल टेंड्स टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। ठीक, ऑस्मोसिस से पानी अंदर जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो सेम वही कहा रखा है, वही क्या रखा है, एंड द सेल स्वेल होगा और इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर होगा वो सेल वॉल पे लगेगा। राइट, अगर ज़्यादा पानी, अगर किसी भी सेल के अंदर ज़्यादा पानी आ गया है तो क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। राइट, सेल वॉल पे लगाएगा और उसकी वजह से सेल वॉल भी उस पर रिवर्स प्रेशर लगाएगी। रिवर्स प्रेशर मतलब इक्वल सेम प्रेशर लगाएगी ताकि वो ज़्यादा बर्स्ट ना करे। ठीक, और इसी तरीके से सेल वॉल क्या है, प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम बर्स्टिंग। आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू like our today's session, then please do subscribe and hit the like button. Bye bye, take care and see you in the next session.